So now question number 51. The Parliamentary Committee on Public Accounts consists of not more than 25 members of the Lok Sabha. तो हाँ, हो सकता है 25 मेंबर ज़्यादा ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं वो एस्टीमेट्स कमेटी में होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30, राइट। उसके अलावा सब में 25 ही होते हैं और नॉट मोर देन 25 लिखा, तो हो सकता है। सिक्नेस एप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। एग्जामिन सिक्नाइज, हाँ ये हो जाएगा फाइनेंस। ठीक, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ ये भी ठीक है, राइट, क्योंकि कैग उसका एज अ फ्रेंड एंड फिलोसफर काम करता है। तो 1 2 3 हाँ सिंपली। फिर दादू दयाल गुरु नानक त्यागराज हु अमंग द फॉलोइंग आर प्रीचिंग द लोधी डायनेस्टी इन द बाबर टुक ओवर। अब देखो इसमें ऑप्शन देखोगे तो इसमें देखो 1 2 3 का ऑप्शन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों के तीनों तो सही नहीं है, राइट। एक तो गलत होगा इसमें, तो अब एक गलत है, तो गलत क्या है, राइट। अगर मान लो अब आपने त्यागराज को करा कि त्यागराज मोस्टली गलत हो सकता है, राइट। गुरु नानक तो देखो आपका सही हो सकता है, क्योंकि गुरु नानक फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में थे, राइट, 16th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, तो मतलब 1501 से 1525 तक में लगभग हो सकते हैं। बाबर लोधी फेल, ये कब हुआ था, 1526 में हुआ था, राइट। तो इसके हिसाब से गुरु नानक हो सकते हैं। ओनली टू दादू दयाल त्यागराज, इन दोनों के क्वेश्चन भी बाद में आ चुके हैं, दादू दयाल और त्यागराज के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। दादू दयाल का तो आई थिंक 2014 में आया हुआ है, त्यागराज का भी आई थिंक बाद में आया हुआ है, त्यागराज का कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन था। तो इसके लिए आई थिंक इसमें ओनली 2 होना चाहिए, राइट, क्योंकि त्यागराज और दादू दयाल ये दोनों थे नहीं उस टाइम पे। दादू दयाल तो बाद के हैं और त्यागराज नहीं, त्यागराज बाद के, दादू दयाल उसके पहले के हैं। और 3 में से अगर आप देखोगे तो 3 में से तीनों का ऑप्शन है नहीं, राइट। 1 2 3 का ऑप्शन है नहीं, है क्या ऑप्शन, या तो 2 सही हो सकते हैं या तो 1 सही हो सकते हैं। और 1 में सही होने की प्रॉबिलिटी किसकी किसकी है, सिर्फ ओनली 2 की दे रखी है, राइट। और 2 में भी अगर आप देखोगे तो 2 2 2 3 जगह 2 है, तो मोस्टली 2 के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सही होने के। और 3 में 2 and 3 1 and 3 2 and 3 पेयर में जा रहा है, 3 अकेले सही नहीं हो सकता, राइट। तो मोस्टली चांसेस तो गुरु नानक के तो हैं, बाकी 2 के इतने चांसेस नहीं, तो 2 ओनली इसमें होगा। बाकी थोड़ा फैक्चुअल है, अगर थोड़ा सा भी डेट्स वगैरह पता होंगी तभी निकाल पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में, राइट। तो थोड़ा रिस्की क्वेश्चन है ये, तो 50-50 इसमें आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। With reference to the food chain in the system, which of the following kind of organisms are known as decomposer organisms? तो डीकम्पोजर क्या होते हैं, वायरस तो होगा नहीं इसमें, राइट। फंगाई और बैक्टीरिया हो सकता है, क्योंकि फंगस अगर किसी चीज़ पे लगता है तो क्या उस चीज़ को डीकम्पोज कर देता है, राइट। बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी क्या करेगा, वहाँ पे उस इन्फेक्शन को फैलाएगा और वो डीकम्पोज करता रहेगा वहाँ की सेल्स को, तो बैक्टीरिया भी हो सकता है। वायरस इन द सेंस, क्योंकि वायरस का खुद का कोई होता नहीं, उसको एक बायोलॉजिकल चाहिए होता है जिससे वो एनर्जी ले, उसके बाद फिर वो एक्टिवेट होगा। वायरस अपने आप में तो कुछ नहीं होता ना कि डीकम्पोज कर सके, तो वायरस आई थिंक नहीं है डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, वायरस इस सेंस में नहीं होना चाहिए। तो 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस। द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स आर द वर्ल्ड इन द फाउंड रीजन वेयर वार्म एंड ओशियन करंट मीट रिवर ड्रेन आउट ऑफ द वार्म एंड ओशियन करंट एटमॉस्फेरिक ओशियन कॉन्टिनेंटल सर्फेस इंटरप्रेटिंग। तो ये देखो इसमें बी और डी तो आप सीधे सीधे काट दो, सीधे बी में आ जाओ और सी में आ जाओ, दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है, एग्जैक्टली, राइट। यहाँ पे बस एटमॉस्फेरिक का चेंज है, यहाँ पे ओशियन का चेंज है, राइट। वार्म एंड कोल्ड, करंट्स मीट, राइट। तो एटमॉस्फेरिक और ओशनिक, और यहाँ पे बात किस चीज़ की चलिए, फिशिंग ग्राउंड्स की। फिश कहाँ होती हैं, ओशियन में होती हैं, राइट। तो मोस्टली सीधे सीधे आ जाएगा आपका ओशियन, करंट्स मीट, राइट। देख रहे हो, तो सिंपल से ही आ गया कि इंपॉर्टेंट। और ये किस लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग होती है, राइट। ये क्वेश्चन अपवेलिंग का जोन्स का भी क्वेश्चन आ चुका है 2011 में आई थिंक, राइट। तो ये देख रहे हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन सारे वही रिपीट होते हैं, सेम तरीके का होता है, बस उसको बनाने का फ्रेम करने का तरीका अलग हो जाता है, राइट। कि पहले स्टेप से पूछते हैं, कभी दूसरे स्टेप से पूछ लिया, कभी तीसरे स्टेप से पूछ लिया, टॉपिक वही है इनका अभी भी। फिर 55 पे आ जाओ। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 55, हाँ तो 55 में क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की बात है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद ग्रोन फ्रॉम द कंटिन्यूअस कैनोपी, हाँ हो सकता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, राइट। तो उससे क्या होगे, जो पेड़ है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, कैनोपी उनकी होती कंटिन्यूअस। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, हाँ तो जंगल होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तो इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो को एग्जिस्टेंस हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैराइटीज़ ऑफ एपीफाइट्स, तो हाँ सब हो सकती है, एपीफाइट्स प्लांट भी बहुत सारे हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे, तो प्रेजेंस सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 सारी पॉसिबिलिटी है इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, फॉरेन लोन और
एफडीआई, हाँ एफडीआई तो आएगा ही, प्राइवेट रेमिटेंसेस तो नहीं आएंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफआईआई एक तरीके से हो गया, राइट। तो ये भी लोन्स, फॉरेन लोन्स तो कैपिटल अकाउंट में हाँ आ सकते हैं, प्राइवेट रेमिटेंसेस नहीं आएंगे, बस तीसरा, राइट। तो तीसरा आप काट दोगे तो इसमें ऐसे आ जाएगा 1 2 4 आएगा आपका, और अदरवाइज़ इसमें अगर वैसे होता तो ओनली 3 क्लियर हो जाते इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, अजंता, लेपाक्षी, सांची। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन फॉर मुराल पेंटिंग। तो मुराल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो देखो अजंता केव्स में तो मुराल है, ये तो सबको पता है पहला। अब ये 2 ऑप्शंस बच गए, अब इन दोनों में से एक हो सकता है। स्तूपा तो यार सांची स्तूपा ऐसे ही एज अ काट दो सकते हो, तो सीधे सीधे 1 और 2 ओनली आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर नहीं पता, इन दोनों में डाउट आ रहा है, एक आपको कंफर्म है, बाकी 2 हैं, तो इसमें क्या एक कंफर्म है, ओनली 1 पेयर हो गया। इन दोनों में से एक और लग रहा है कि एक तो होगा ही, तो क्या ओनली 2 पेयर मार्क करके आना, हो गया आपका आंसर काम, ठीक है। फिर देखो, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांख्या स्कूल। सांख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन सोल, तो क्या पता वो करता हो, डज नॉट एक्सेप्ट लिखा है, तो रिजिड स्टेटमेंट। और सांख्या स्कूल की बात कर रहा है, सांख्या तो करता है शायद। सांख्या होल्ड दैट इट लीड्स टू सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन, नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। सो इस ऑप्शन में तो फिर आप देखो लाइक दूसरा भी कह रहे हैं, इट सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन, नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो समाख्या की बात तो करोगे तो समाख्या तो प्राकृत और पौरुष की बात करता है कि सारी चीज़ें बाहर से बनी हुई, तो इसमें आई थिंक नहीं होना चाहिए, इसमें नाइदर 1 नाइदर 2 होना चाहिए, राइट। बाकी थोड़ी सी इसमें अब ये है कि आपको थोड़ा सा तो चाहिए होगा इसके बारे में नॉलेज, क्योंकि अगर बिना नॉलेज के थोड़ा सा भी नहीं पता होगा तो फिर तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तब तो फिर आपके पास ऑप्शन हो जाता है, या तो आप ओनली 1 मारो या फिर नीदर 1 नीदर 2 कर सकते हो, क्योंकि सांख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो मे भी करता हो। सांख्या हाउ दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन, नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। तो इसमें यार थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब देखो सेल्फ नॉलेज है, ठीक है। अब सेल्फ नॉलेज तो यार काफ़ी चीज़ों की हो सकती है, कि सेल्फ नॉलेज हो या फिर बाहर की चीज़ें हो, प्राकृत, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो उसके लिए अब कुछ कह नहीं सकते ना, तो डाउटफुल है। तो देखो फिलॉसफी से यार हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो अगर 1-2 साल अल्टरनेट कर ईयर करके आते हैं। तो फिलॉसफी 6 फिलॉसफीज़ हैं, ठीक है, उनको पढ़ लो, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो, क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे फिर उसके। इन द context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Member of the cabinet or the members of the parliament? हाँ. Minister hold the office till they enjoy confidence in the parliament? हाँ. Cabinet is head by the head of the state? नहीं, head of the state नहीं होता, head of the government होता है। head of the state कौन होता है? president होता है। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। आगे क्या आपका 1 and 2 ओनली, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। फिर देखो द एनुअल रेंज ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर ऑफ अ लैंड पॉइंट इज कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज, व्हाट आर द रीजन? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर इज करेक्ट, हाँ। वेरिएशन इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ये तो बनाई हुई स्टेटमेंट है कि एल्टीट्यूड के यार डिफरेंस होने से कॉन्टिनेंट और ओशन के तो मतलब लगभग तो सेम ही होते हैं, मतलब कुछ कुछ जगह काफ़ी होते हैं। अब जैसे बेंगलोर है तो थोड़ा ऊपर है काफ़ी, और कुछ हैं वो नीचे हैं, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो लगभग थोड़ा बहुत सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और उसकी वजह से ये कह रहे हैं एनुअल टेम्परेचर चेंज हो जाना तो नहीं, ज़्यादा ये होता है कि थर्मल डिफरेंस जो लैंड और वाटर का होता है वो चेंज होता है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेट्स इन इंटीरियर, तो इंटीरियर तो एक्सटीरियर में भी हो सकती हैं, राइट। हैवी रेंस इन द इंटीरियर एज़ कम्पेयर टू कोस्ट, तो कोस्ट पे भी तो होती हैं, हैवी रेंस क्यों नहीं होती हैं? इंटीरियर पे तो होती हैं लेकिन कोस्ट पे भी होती हैं। तो ऑप्शन ओनली 1 वही उतने, बाकी के 3 रीज़न उतने वो सेटिस्फाइंग नहीं है जितना सिर्फ पहला वाला है, राइट। तो अब देखो 4 में से यहाँ पे 1 सही है, लेकिन 4 में से 1 होने का रीज़न देख रहे हो, इतने सारे हैं और तीनों को आपको काटने का एक रीज़न मिल रहा है कि हाँ तीनों कट सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे फिर 1 लगाया है। और दूसरी चीज़ 4 में से 1 और 4 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन देख रहे हो इतने टाइम पे सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन में या तो 4 में से 2 सही है या 4 में से 3 सही है मेजॉरिटी में, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल? हाईएस्ट कंटेंट, हाँ होता है। लो सल्फर कंटेंट होता है। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, तो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर तो हाई होना चाहिए ना जब उसमें हाई ऐश कंटेंट होता है, राइट। तो ये तो फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे कि लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर लिखा है। इसको हिंदी में पढ़ लो एक बार अगर नहीं समझ में आया ऐसा। अंश निम्न भस्म संगलन तापमान, ये तो फिर थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो
लो ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर ये ज़्यादा, तो फिर ये तो उसमें हाई ऐश फ्यूज़न टेम्परेचर होना चाहिए फिर तो, राइट, क्योंकि ऐश हो रहा है तो इसमें फिर आई थिंक 1 and 2 होना चाहिए फिर ओनली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द लैटरेट सॉइल आर द करेक्ट। दे आर जनरली रेड इन कलर, जनरली लिखा है, हाँ हो सकता है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, फैक्ट है। वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, ये तो यार गलत लग रहा है। टाइप इसका कैशू ग्रोअर नो और वेल दिस इन सॉइल। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है राजस्थान और यूपी, ठीक है, तो यहाँ लिखा है टैपुका और कैशू जो भी है, ठीक है, ये दोनों क्या नाम है उस सॉइल में ग्रो होते हैं। तो राजस्थान और यूपी में यार कैशू यार काजू तो होते ही नहीं है यार यूपी में उतने, राइट। काजू वगैरह अगर आप देखोगे तो मोस्टली गोवा साइड, महाराष्ट्र वाली बेल्ट में होते हैं, कोंकन्स में, तो कैशू तो यहाँ पे उतने होते नहीं हैं। तो अगर कैशू वाली स्टेटमेंट ये सही है तो या फिर तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि राजस्थान और यूपी। और नाइट्रोजन और पोटैश लिखा है रिच, क्या पता ये लैक करते हो या फिर ये दोनों उतने नहीं हो, तो ये दोनों भी हो सकती है। तो जनरली 2 ही स्टेटमेंट इसमें मिल रही है जो आपस में रेड इन कलर, हाँ महाराष्ट्र वगैरह के साइड जो रेड कलर में होती है मिट्टियाँ वहाँ पे, राइट। और दूसरी चीज़ टैप ऑफ कैशू थी, ये भी वहाँ पे होती है, तो इस हिसाब से ये दोनों सही हो रहे हैं। तो 1 and 4 ओनली होगा इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल गैस अकर्स इन द गोंडवाना बेड्स। मीका अकर्स इन द कोडरमा, धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो इसमें क्या है, आप नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड, तो वैसे तो यार देखो ये अगर आप इसको लॉजिक बेस पे लगाओगे, राइट, इस क्वेश्चन को अगर मैं लॉजिक बेस पे करूँ तो नेचुरल गैस गोंडवाना बेड्स में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, राइट। अगर वहाँ पे मान लो अगर कहीं 1% भी, अगर कहीं 1% भी चांस हुआ और वहाँ पे ये निकल जाए तो नेचुरल गैस तो वहाँ हो सकती है। अब यहाँ लिखा है मीका अकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा, तो एबंडेंस में हाँ मीका वहाँ पे हो सकता है। धारवाड़ आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, अब धारवाड़ में भी वो पेट्रोलियम के लिए फेमस ना हो, राइट। और ये भी कह रहा है एबंडेंस में, तो क्या पता वहाँ एबंडेंस में ना हो, तो इसके हिसाब से तो ओनली 1 आनी चाहिए, लेकिन ओनली 1 के साथ यहाँ 1 नहीं है तो ओनली 2 जाएगा, राइट। तो अगर वैसे भी करोगे, अगर आप लॉजिक से एग्जाम में कि अगर मान लो एक ही स्टेटमेंट आपको लग रही है ये स्टेटमेंट सही होगी, बाकी इन दोनों में से एक सही हो सकती है, तो यहाँ पे आप ओनली 2 पेयर लगा करके आओगे एग्जाम में। बट द थिंग इस क्वेश्चन में है क्या कि नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड्स, इसको यूपीएससी ने गलत माना है कि नहीं होती वहाँ पे, राइट। तो इसके लिए अब तो लॉजिक से फिर ये गलत हो जाएगी। और दूसरी धारवाड़ फेमस फॉर पेट्रोलियम, तो इसको भी यूपीएससी ने गलत माना है, लेकिन जबकि धारवाड़ में थोड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी होती हैं। तो तीसरा भी गलत माना है यूपीएससी ने, इसमें से 2 ओनली मारा है कि मीका अकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा, तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फेल हो जाएगा। बाकी अकर्स इन एबंडेंस इन कोडरमा ये तो चलो आगे के रेफरेंस के लिए याद कर लो कि ठीक हो जाए, ठीक है। और नेचुरल गैस अकर्स इन गोंडवाना बेड्स, तो गोंडवाना बेड्स में यार देखो यहाँ पे तो यूपीएससी नहीं मान रही है कि नहीं होता है एकदम, तो आगे अंदर क्वेश्चन आए अगर रेफरेंस में कभी तो उसके लिए यहाँ से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या है, हाँ, विच और द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो राइस तो देखो यार दोनों में उगाई जाती है, और खरीफ क्रॉप्स है तो मतलब सोविंग इसकी कब होती होगी, इसकी मतलब अप्रैल वगैरह में होती होगी, थोड़ा पानी में कम चाहिए होता होगा, तो इसके हिसाब से आई थिंक ये तीनों होनी चाहिए शुरुआत की। ग्राउंडनट को भी थोड़ा पानी कम चाहिए होता है, कॉटन को भी, राइस तो पानी लेता है लेकिन ये दोनों हमेशा उगते हैं, तो 1 2 3 होना चाहिए इसमें, क्योंकि 1 2 का ऑप्शन है नहीं इसमें, और 1 2 3 होगा। और वैसे भी अगर 4 में से हैं और आपको मान लो 2 का पता लग गया कि ग्राउंडनट को पानी कम चाहिए होता है, कॉटन में भी उतना पानी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है, बाद में उसको नॉन फ्रीजिंग डेज चाहिए होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये दोनों तो हो जाएंगे, और एक इन दोनों में से एक हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें ओनली 3 पेयर लगा दोगे वैसे, ठीक है। कैसे हो जाएगा 1 2 3 इसमें। फिर आ जाते हैं 66, क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है, पीपल जो है नोमैडिक हर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग रीजन। तो अब देखो यहाँ पे बात करें नोमैडिक हर्डर्स की, क्लाइमेट एक्सट्रीम है और रेनफॉल इज स्कैंटी, अफ्रीकन सवाना, तो यहाँ पे सवाना है यार, घास वगैरह तो होती है लेकिन एक्सट्रीम वेदर भी नहीं है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ रेनफॉल भी उतना नहीं है। सेंट्रल एशियन स्टेपी, यहाँ पे ट्राइबल नोमैडिक हर्डर्स तो होते हैं, तो ये हो सकता है। और क्लाइमेट एक्सट्रीम तो सेंट्रल एशिया में हो सकता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है उधर साइड, तो गर्मी भी होती है, और बाकी ठंड होती है तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे रात में। तो नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, साइबर टुंड्रा में तो यार रेनफॉल तो स्कैंटी है, क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, लेकिन क्लाइमेट सिर्फ ये कोल्ड के लिए होता है, हॉट का यहाँ पे नहीं होता ना सीन। सेंट्रल एशिया में क्या है कि हॉट भी बहुत ज़्यादा होगा तो, और कोल्ड होगा तो कोल्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो अब इसमें आप 50-50 में यहाँ पे आ सकते हो कि नॉर्थ अमेरिकन सेंट्रल एशियन स्टेपी या फिर नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी। तो इसमें क्या है, आपको फिर
50-50 पे आ जाओगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा और दिमाग लगाओगे नोमैडिक होल्डर्स, तो नोमैडिक होल्डर्स होने के ज़्यादा चांसेस सेंट्रल एशियन स्टेपी में हो सकता है कि सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे कितनी सारी ट्राइब्स वगैरह रहती हैं, जैसे कबीले होते हैं उसमें, राइट, जो रहते हैं उनके पास वो होती है भीड़ वगैरह होती है। तो सेंट्रल एशिया वाला ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट इन द सेंस अगर आप थोड़ा सा इसमें नोमैडिक होल्डर वाले चीज़ों को लेकर के सोचोगे तो। फिर इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, हाँ इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, तो बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर को क्यों होगा, क्रेडिट, वो तो क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर का इन्फ्लेशन का हमेशा, जैसे मान लो अभी 10 रुपये का था कोई चीज़, ठीक है, 10 रुपये की कोई चीज़ थी, अब वो कितने की हो गई, अब हो गई 11 की, ठीक है, ये इन्फ्लेशन था, ठीक है, 10% प्राइस इंक्रीज़ हो गई उस चीज़ की। अब ये कह रहा है कि अब क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर ने क्या किए 100 रुपये दिए किसको, डेटर को, ठीक है। अब डेटर क्या है, उसको 1 साल बाद ये क्या नाम है 100 रुपये लौटाएगा, ठीक है। अब क्रेडिटर था, उसने 100 रुपये इसको दिए, लेकिन अगर इस चीज़ का ये सामान खरीदता तो ये कितने का होता, ये हो जाता है मतलब उसको इस टाइम पे 10 पीस मिल जाते, राइट। लेकिन अगले साल जब उसको ये 100 रुपये लौटाएगा और इससे अगर ये सामान खरीदा जाए तो सिर्फ 9 ही पीस ले पाएगा, राइट, क्योंकि 11 का हो चुका होगा वो। तो इसकी वजह से क्या क्रेडिटर का नुकसान हो रहा है, राइट। लेकिन डेटर का गेन क्या है, डेटर ने उससे एक 100 रुपये लिए थे, अगली साल वो उसको 100 रुपये ही लौटाएगा। लेकिन जबकि उसका जो सामान अगर वो ख़रीदा होता है पिछले साल, उसने क्या नाम है, जो अगर ये 100 रुपये थे तो इस बार उसने जो 100 रुपये ही लौटा रहा है, जबकि उसको लौटाने कितने चाहिए थे 110, राइट। तो ये चीज़ होती है। तो इन्फ्लेशन में डेटर का गेन होता है, क्रेडिटर का लॉस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्गाइज हिंदी में पढ़ लेते क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ओहो तो छोड़ो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, तो ये यार डिस्गाइज तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अल्टरनेटिव अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल ही नहीं है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज़ लो, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज, यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज़ लो। तो ऐसे ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्टेटमेंट आपको समझ में ना आए ना, सबसे ज़्यादा वही होती है। बाकी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप में ज़रूरत है 5 लोग की, एम्प्लॉयज़ हैं 7 लोग उस फील्ड पे, ठीक है, काम वो 5 लोग भी उसके लिए कर सकते हैं और 7 लोग भी कर रहे हैं। इन 2 लोगों के आने से लेकिन कोई एक्स्ट्रा आउटपुट यील्ड नहीं हो रहा है, राइट। तो क्या होगा कि उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो है। वो काम तो वहाँ पर कर रहे हैं बट द थिंग उसका कुछ मतलब नहीं है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो उनकी होती है वो जीरो होती है। तो ये हो गया डिस्गाइज। तो ये एम्प्लॉयमेंट के यार थोड़ी थोड़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना, क्योंकि कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं तो काम आ जाते हैं। फिर देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यहाँ लिखा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के, पार्लियामेंट के नहीं होते हैं। इस चीज़ को याद रखना पूरा। कभी कभी पार्लियामेंट एक्ट लगेगा पार्लियामेंट के लिए भी होते, नहीं पार्लियामेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो किसके लिए होता है, वो सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकती है, राज्यसभा नहीं, राइट। तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं सिर्फ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। पहली गलत हो जाएगी। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, तो हाँ प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अगर कोई चीज़ वो एक्ट लेके आने वाले हैं या फिर कोई चीज़ है, मनी बिल जैसे, मनी बिल भी के लिए कंसेंट चाहिए होता है, वो बता देते हैं, राइट। या फिर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन अगर करना होता है उन्हें, तो उसके लिए फिर बिल पास करने से पहले प्रेसिडेंट का चाहिए होगा, राइट। तो उस चीज़ में 2 और 3। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का ऑर्गन तो नहीं होगा एनडीसी, क्योंकि एनडीसी जो है वो क्या करता है, वो प्लानिंग कमीशन के जो प्लान्स होते हैं उनको अप्रूव करता है और उसको इम्प्लीमेंट करने पे काम करता है। तो उसका ऑर्गन थोड़ी ना हुआ, बल्कि प्लानिंग कमीशन एक तरीके से हो सकता है कि एनडीसी के पार्ट हो सकती है, राइट। तो ये ऑर्गन नहीं हो सकता। इकोनॉमिक एंड सोशल kept in the concurrent list of the Constitution of India, हाँ Constitution of prescribed पंचायत should be assigned the task of preparation of plans, economic development and justice। तो हो सकता है पंचायत को एक विलेज लेवल पे इकोनॉमिक और सोशली के जो उनके प्लान्स है उसको फ्रेम करने के लिए पावर दी गई हो। तो 1 और 3, अरे 1 3 कहना सॉरी 2 और 3 हो जाएगा, नहीं तो ओनली 2 पेयर। फिर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, हाँ चेयरमैन डिप्टी ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, गलत, क्योंकि डिप्टी जो चेयरमैन होता है वो तो मेंबर होता है। While the members of the 2 houses parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in the election of the vice president। तो या करेक्ट हो सकता है, ये दूसरा वाला सही है। उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग राइट होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं होता है।
फिर विद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इट्स ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड फ्री लीगल कंप्लेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। हाँ, बेसिक जनरल सी स्टेटमेंट है, अच्छी चीज़ बता रही है पॉजिटिव सेंस में। इट इज़ यूज गाइडलाइंस फॉर द लीगल सर्विस इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। हाँ तो ठीक है, एडवाइस कर सकती है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल की है तो अगर वो कोई प्लान बना रही है और चाहती है स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो तो सारे स्टेट लेवल अथॉरिटी को भेज देगी और वो उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगी, तो हाँ हो जाएगा बोथ 1 and B। फिर आ जाते हैं ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो हो सकता है लाइटिंग दैट सेपरेट द ये वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल। वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट तो आई थिंक नहीं होते हैं। लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बूस क्लाउड्स, तो ये भी नहीं होता है शायद। मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस तो होते हैं लेकिन उनके मीटिंग होने से तो नहीं होता, आई थिंक उसमें तो आयंस होते हैं, वो आयंस की वजह से वॉयलेंट मूवमेंट्स होती हैं, वो थंडर स्टॉर्म होता है। तो आई थिंक इसमें नन ऑफ द अबव होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है एनसीईआरटी की, उससे अगर ये बेसिक उसी से आया हुआ है, अगर वहाँ से थोड़ा सा बेसिक भी आपको पता है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते। और अगर इसको सिर्फ लॉजिक बेसिस पे लगाओगे तो वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, तो ये तो नहीं होगा वॉयलेंट मूवमेंट की वजह से थंडर स्टॉर्म हो। लाइटनिंग डेट सेपरेट द क्यूमुलस क्लाउड, तो लाइटनिंग सेपरेट करती, ये तो नहीं होगा। तो इसमें आप 1 और नहीं लगा के आ सकते हो। मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, वैसे लगेगा अगर लॉजिक से लगाओगे तो सबसे करेक्ट अगर कुछ लगेगा तो वो यही लगेगा जी, ठीक है। तो वैसे देखो यार क्या नाम है, सारे क्वेश्चन तो सही हो नहीं सकते हैं ना। अगर 70 to 75 80% की एक्यूरेसी अगर आपकी आ रही है कि लॉजिक से 70 to 80% क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, हो जाएगा, ठीक है। फिर लिम्बू ट्राइब, लिम्बू नाम से ही लग रहा है सिक्किम के साइड का लिम्बू ऐसे करके नाम तो यार नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। खारबी तो यार हिमाचल में नहीं होती शायद, खारबी आंगलोंग कहीं और की। डोंगरिया तो उड़ीसा, नाम से ही लग रहा है डोंगरिया। और बोंडा तमिलनाडु में यार बोंडा तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। 2 सही है तो 2 गलत दी होगी इन्होंने जहाँ तक चांसेस हैं, राइट, क्योंकि अगर ये गलत लग रही है तो ये भी गलत होगी, इन्होंने दी होगी। डोंगरिया तो है तो इसका 1 and 3 आ जाएगा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर सही हैं। डोंगरिया कूंद हाँ उड़ीसा के साइड से हो सकती हैं, बाकी खरबी तो नहीं है हिमाचल प्रदेश की आई थिंक, क्योंकि खरबी आंगलोंग का एक और क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, PYQ वही है, ठीक है। तो इसका 1 and 3 हो जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इन द लिक्विड एसेट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करेंसी। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, फिर उसके बाद कम लिक्विड होते हुए आपको जाना है। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है करेंसी सबसे ज़्यादा लिक्विड है, आपके हाथ में है। तो 4 और 2 1 है पहले में, तो सबसे पहले आप आ गए 4 में, तो मतलब ये दोनों आपने काट दिया। तो क्या, अरे ये काट दिया, सॉरी ये काट दिया। तो 4 हो गया। फिर 1 और 3 में आपको देखना है 1 और 3 डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। अब सेविंग डिपॉजिट ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, डिमांड डिपॉजिट तो समझ नहीं आ रहा, डाउट में हो छोड़ दो, अगले पे आ जाओ, लास्ट वाले पे आ जाओ। 1 और 2 मतलब डिमांड डिपॉजिट पहले आएगा या फिर टाइम डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट पहले आएगा, क्योंकि टाइम डिपॉजिट तो बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आपने 10 साल के लिए टाइम डिपॉजिट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा एक तरीके से वो, तो फिर 10 साल बाद ही तो मिलेगा आपको, तो बीच में तो नहीं मिल सकता। तो 2 तो लास्ट में आएगा, तो आंसर क्या आ गया, D 4 1 3 2, राइट। तो क्या आ जाएगा 4, फिर डिमांड डिपॉजिट, फिर 3 सेविंग डिपॉजिट, फिर टाइम डिपॉजिट, ठीक है। हाँ 2 लास्ट में आएगा, 4 1 ना डिमांड, फिर सेविंग, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, भाई देखो यूपीएससी ने कितनी बार पूछा RBI का ये क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन MPC। बोरोइंग बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द RBI लीडिंग कमर्शियल बैंक टू द इंडस्ट्री, क्रिएट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय RBI, नन ऑफ द अबव। अब लिखा ओपन मार्केट की बात हो रही है। मार्केट किस चीज़ से रिलेटेड होती है, स्टॉक मार्केट बोल लो आप, यहाँ से रिलेट कर रहा है। और यहाँ पे लिखा परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो हाँ तो ये क्या पता है स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द RBI, तो ओपन मार्केट में जाके वो परचेज और सेल करे, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का उसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये सही हो सकता है। तो यहाँ से आपका सीधे आ गया ऑप्शन C, बाकी अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत बेस्ट है। फिर देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंडिया में कंस्टिट्यूट करती है लेंडिंग टू एग्रीकल्चर, तो हाँ हो सकता है प्रायोरिटी सेक्टर
लैंडिंग, क्योंकि प्रायोरिटी अगर दे रही है, एग्रीकल्चर पिछड़ा है, तो गवर्नमेंट का रोल हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले कि एग्रीकल्चर के लिए अगर आपको लोन है तो आपको उसको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। एमएसएमई, हाँ एमएसएमई को बढ़ाने के वीकर सेक्शन ये भी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर इसमें, क्योंकि तीनों ही ऐसे हैं जो वीकर हैं और मार्जिनल पे हैं, तो उनको गवर्नमेंट चाहती है बूस्टअप मिले, तो तीनों का हो सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? मैक्सिमम, तो इंजीनियरिंग, पेपर पर, टेक्सटाइल, थर्मल पावर। तो सबसे ज़्यादा पानी आई थिंक थर्मल पावर में ही लगता है, डी पे। या तो देखो अब इंजीनियरिंग में यार तो उतना नहीं हो सकता मोस्टली केसेस में कि इंजीनियरिंग में कितना ही पानी लगेगा। पेपर और पल्प में तो पानी यार थोड़ा बहुत लगता है। टेक्सटाइल्स में थोड़ा लग जाता है, कपड़े धोने वगैरह होते होंगे, वॉश करना होता होगा, उसको फिर केमिकल्स वगैरह यूज़ करने होते होंगे, तो टेक्सटाइल्स और सी और डी में 50-50 में आप आ सकते हो एट लास्ट, ठीक है। 50-50 में जब आप आ जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि क्या होना चाहिए, तो 50-50 में यहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा डाउट होगा, इशू होगा, तो उसमें से आपको यहाँ चूज़ करना पड़ेगा सी और डी। और मैंने बताया कि अगर सी डी या फिर किसी और बी डी में कन्फ्यूज़न हो तो उसमें से क्या करना है, आपको डी मार्क करके आना। ए और डी में जब भी कोई ऑप्शन हो जो साथ में हो, कन्फ्यूज़न दे रहा, तो ए और डी में से मोस्टली आंसर होते हैं। तो ऑब्टेन द फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट शुड इंडिया डू? क्या क्या करना चाहिए? प्राइवेटाइज कर दे हायर एजुकेशन को? नहीं। प्राइवेटाइज करने से यार क्या सोल्यूशन है यार, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल जाएगा। रिड्यूस करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम कर दिया, चलो ठीक है, बच्चे और बढ़ने के लिए, लेकिन इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इंट्रोड्यूस करें नई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फिर से वेलफेयर पॉलिसी अपना रही है, वेलफेयर पॉलिसी चलो अपना ली, लेकिन उससे क्या ज़रूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिल जाएगा, लोग सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इनकम बढ़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, तो हाँ अगर हम उसकी स्किल डेवलप कर देते हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिल जाएगा, तो ए आंसर आ गया, स्किल डेवलपमेंट। In the context of the Indian, the pose of a dance dramatic known as Tribang, a favorite Indian artist from ancient time till today, which of the following best times are describe of the pose? One leg is bent, body is slightly oppositely at waist and neck. नाम क्या है? त्रिभंग। त्रि मतलब तीन और भंग, त्रिभंग, भंग मतलब तीन डायरेक्शन बोल लो या फिर तीन तरीके से वो कर्व हो, ऐसा कुछ। दूसरा कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशन, मेकअप, गेस्चर्स सिम्बलाइज टू सर्टेन एपिक और हिस्टोरिक कैरेक्टर्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी, फेस, हैंड्स आर यूज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, टेल स्टोरी, लिटिल स्माइल इज लाइकली कर्व वेस्ड, सर्टेन हैंड गेस्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ लव एंड इरोटिज्म। तो इसमें देखो यहाँ पे फेस एक्सप्रेशन इन सब की बात करें, यहाँ बॉडी, फेस, हैंड्स की बात कर रहा है, यहाँ भी स्माइल, स्लाइटली कर्व वेस्ट की बात कर रहा है, और पहले में लेग की बात कर रहा है कि लेग बेंट है, बॉडी थोड़ी स्लाइटली और अपोजिटिवली कर्व्ड है वेस्ट पे और नेक पे, नेक अलग डायरेक्शन में, वेस्ट अलग डायरेक्शन में है और लेग अलग में है। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ों की बात कर रहा है अलग अलग, और पूरे बॉडी की पोस्चर्स की बात कर रहा है। तो इसमें मोस्टली ए पे होना चाहिए, ए और सी पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो 50-50 में यहाँ पे, ठीक है। ए होगा या सी होगा आपको नहीं पता। वैसे त्रिभंग आसान सा नटराज की मूर्ति देखिए, वो भी त्रिभंग पोस्चर में होती है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों को पता होता है त्रिभंग पोस्चर क्या है। अगर मान लो ऐसा कोई और टर्म आता है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है वो मैं बता रहा हूँ, नाम से कर लेना। त्रि लिखा है तो मतलब तीन तो होगा ही, तो तीन चीज़ें उसमें ढूंढ लेना जिसमें तीन चीज़ें हों, तीन तरीके से पोस्चर मूव हुआ हो, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ए और डी में 50-50 आ जाओगे आप। इसका आंसर वैसे ए होगा, ठीक है। एनी बेसेंट रिस्पॉन्सिबल थी स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, हाँ ठीक है, इन्होंने चालू की थी। फाउंडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की? नहीं, उसकी तो मैडम आर कॉलोनल ब्लड्स की थी। वंस प्रेसिडेंट बनी थी नेशनल कांग्रेस की? हाँ, और पहली वुमेन भी थी बनने वाली आईएनसी की प्रेसिडेंट। तो 1 और 3 ये सही हो जाएगा। ये तो बेसिक है, स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी है थोड़ी सी तो वहाँ से हो जाता। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी। तो इल्बर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस? नहीं। इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन न्यूज़पेपर मैगजीन्स पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेजेस? नहीं। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस? तो हाँ यही सही है। रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑन द क्लॉथ? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या था कि 1982 से 84 तक में, राइट, तो उसमें क्या हो रहा था कि आई थिंक लॉर्ड रिपन थे क्या शायद, या मायो थे, इन दोनों में से एक था कोई, रिपन ही होंगे आई थिंक। 1880 से 84 की बात हो रही है। तो
तो रिपन के टाइम पे हुआ था क्या, आई थिंक, कि यूरोपियन जो ऐसा होते थे जिन पे केस होते थे कि उसको इंडियन जज जो थे वो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ट्रायल उनका नहीं ले सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो ये भी स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, अगर आपने थोड़ी पढ़ी होती तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वहाँ से आपको थोड़ा पता लग जाता। बाकी बेसिक है, बाकी इसमें imposition of certain restrictions, carry arms, imposition of restrictions on newspaper, magazine, publishing in the languages, remote disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of Europeans। लॉजिक से जाओगे तो थोड़ा सा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन इम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी, थोड़ा सा आप सोचोगे कि ये सेम हो सकता है, तो अगर कुछ नहीं पता तो फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। कैरी ऑन इंडियन, तो आप ए और बी में चले जाओगे, फिर ए और बी में जाओगे तो फिर ए और बी में ए ही होना चाहिए, तो ए पे मार्क करके आओगे, ए गलत हो जाएगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चन है जो लॉजिक से थोड़े गलत हो जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए होगी, तो अगर ये पता है तो हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। फिर बात हो रही है कि अ जनरल राइज इन द राइस और अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस में बी कॉज्ड बाई इंक्रीज इन मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट अगर कम हो गया तो इसका मतलब सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। हाँ, दूसरा भी सही है। इफेक्टिव डिमांड तो वही है, इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो जाहिर सी बात है प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगी। तो तीसरा भी होगा। 1 2 3। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन करेंसी असेट्स, SDR लोन आप रिजर्व में क्यों होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो आपकी एसेट होती है, तो आप लोन को कभी एसेट में न रखा जाता है, लोन तो लायबिलिटी है ना आपकी। तो लोन जितने हैं काट दो सीधे, क्योंकि लोन तो लायबिलिटी होंगे। लोन काट दो, ये भी काट दो, बचा क्या? सिर्फ बी, लोन नहीं है इसमें। फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन रिस्पेक्ट? रीपेमेंट होल पब्लिक डेब्ट की, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस डेफिसिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, यहाँ पे बोरो कर रहे हैं बैंक से तो पैसा बैंक से बस यहाँ आ जा रहा है। बोरो कर रहे हैं पब्लिक से तो इसमें भी पब्लिक के पास पैसा था, यहाँ पे आ गया। क्रिएटिंग ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, यहाँ पे आपने क्या कि किसी से बोरो नहीं किया, आपने एक नया पैसा ही बना दिया, राइट। तो पैसा क्या हो, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और क्या, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ होगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपका सीधे इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे मोस्ट इन्फ्लेशनरी डी। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मतलब मनी की सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड मनी की बढ़ रही है, ठीक है। देयर विल बी डिमांड अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्यों फॉल होंगे, गलत। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डी वाला तो अब छोड़ ही दो क्योंकि ये दोनों ऑप्शन अपने को सेम मिल गए। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, तो ये नहीं होगा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी की डिमांड बढ़ रही है, मान लो आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, आपके पास अब कितने, पहले 10 लोग थे, अब 50 लोग आ गए। 50 लोग कह रहे भाई ये 1000 हमें दे दो, ये 1000 हमें दे दो। तो पहले आप 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, तो अब क्या करोगे, अब आप 20% चार्ज करोगे ना, कि भैया 20% दूंगा, किसी को दे दो। अगर फिर भी लड़ाई होने लगेगी, नहीं भैया हमें दो, तो आप और बढ़ा दोगे, आप बेटिंग करोगे कि नहीं भाई अब जो 25% देगा उसे दूंगा, फिर 30% जो देगा उसे दूंगा। तो सिंपल सी क्या चीज़ है, अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो मनी ज़्यादा लोग मांग रहे हैं तो उसका जो, अगर ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है तो उस पर क्या होगा, फिर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देगा उसको दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो बी ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर फ्रूट स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज बिकॉज, फ्रूट जो स्टोर किए जाते हैं कोल्ड चैम्बर में ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, क्यों? एक्सपोजर टू द सनलाइट इज़ प्रिवेंटेड, तो अगर भाई सनलाइट से अगर प्रिवेंट करके ऐसे, तो फिर अपनी अलमारी में रख दो। फ्रूट चैम्बर में क्यों रखा है, फिर अलमीरा में रख दो, या फिर कहीं घर में ऐसे जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ रख दो, अगर सिर्फ सनलाइट से छुपाने के लिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट इज़ इंक्रीज्ड,
इन द इन्वायरमेंट। अरे तो फ्रिज में रखने से, अगर आप फ्रिज में सेब रख रहे हो तो फ्रिज में क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज तो ही ना हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्या नाम है इंक्रीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये तो वार्म होती है, तो फ्रिज का टेम्परेचर तो बढ़ाएगी ना, घटाएगी थोड़ी ना, दूसरी तो गलत हो जाएगी। रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज डिक्रीज, तो ये हो सकता है कि फ्रिज में रखा है तो रिस्पायरेशन में भी डिक्रीज़ हो जाए, वहाँ पे ठंडे का मौसम होता है, अंदर कोल्ड चैम्बर होता है, तो ये डिक्रीज़ होगा, इसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। देयर इज़ इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी फिर तो ख़राब हो जाएगा ना, चलेगा क्यों, ये भी गलत, तो आंसर इज सी। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया आर इंडेंजर्ड। घड़ियाल हो सकता है, लेदरबैक टर्टल हो सकता है, स्वैम्प डिगर, हाँ ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, 1 2 3 तीनों में ही थोड़ा थोड़ा वो है कि इंडेंजर्ड के लिए। स्वैम्प डियर, तो देखो ये जैसी जितनी भी स्पीसीज़ पूछी जा रही हैं इनके बारे में पढ़ लेना। घड़ियाल भी पूछा जा चुका है, स्वैम्प डियर भी आ चुका है, लेदरबैक टर्टल भी पूछ चुके हैं ये। बॉल बेयरिंग आर यूज इन बाइसिकल्स बिकॉज, बॉल बेयरिंग क्या होता है, जैसे साइकिल चलाइए ना उसके में एक्सल होता है, बीच में ऐसे गोल सा होता है, उसमें ऐसे बॉल्स लगी होती हैं ढेर सारी, कि ताकि वो सटने नहीं देता इसके लिए। अब क्या लिखा था, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द contact between the wheel and axle is increased, the effective area of the contact between the wheel and axle is reduced, which of the following is true। तो अब देखो पहली काट दो, डी काट दो, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है, ठीक है, बी और सी वाली, तो बी और सी में डायरेक्ट आ जाओ। इफेक्टिव एरिया कॉन्टैक्ट का क्या है बिटवीन एक्सल, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब ये है एक्सल, अब इसके अलावा ये पूरा उसके व्हील है पूरी, ठीक है, बीच में यहाँ पे वो हो जाती पाइप, तो यहाँ पे अब बॉल्स लगी हुई हैं पूरी, तो बॉल्स लगी हुई हैं, तो इसके ये जो आउटर एरिया है, ठीक है, व्हील और ये एक्सल का, इन दोनों के बीच में जो बॉल्स आ गई तो इसकी वजह से इनका जो कांटेक्ट है वो तो रिड्यूस होगा ना, होगा कैसे, अगर इंक्रीज़ कैसे हो जाएगा जब दोनों के बीच में बॉल्स हैं। अगर दोनों साथ में होती तो फिर ये होता कि अगर ये बॉल्स नहीं होती तो उनका एरिया मतलब टच में होता, अब तो बॉल्स आ गई तो उसका रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से साइकिल चलती रहेगी, अगर वो नहीं तो घिसती फिर, राइट, तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर आ जाते हैं 89, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल इल्यूजन। तो फिर क्या है, देखो कितने, 5 है, 5 में से 3 का रूल है, 3 देखो यहाँ पे ऑप्शन भी 3 ही 3 दिए हुए हैं, तो इसमें से देखो क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ये तो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा ही, राइट। कलर ऑफ द सन एट डॉन, तो सन का कलर जो होता है वो ऊपर नीचे चेंज होता रहता है, लाल पीला नीला कभी, तो उसमें क्या है कि अब वो भी अलग अलग डिफ्रैक्शंस होते हैं, डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से होता है, इल्यूजन ही है। तो देखो दूसरा चौथा तो अपने को कंफर्म हो गया, दूसरा चौथा कंफर्म हो गया, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स, तो इसमें 1 भी आ जाएगा, 1 2 4 ऑप्शन एक ही है, सी वाला 1 2 4। अब मून विजिबल एट द डॉन, तो मून तो यार दिख रहा है, तो उसमें ये ऑप्टिकल इल्यूजन थोड़ी ना है कि मून तो असली में रियली में एग्जिस्ट करता है ना। और पोल स्टार भी विजिबल लिखा है यहाँ पे, वो तो पोल स्टार भी तो लिखा ही हुआ है, मतलब एग्जिस्ट ही करता है, दोनों में देखो बीइंग विजिबल लिखा हुआ है, ये दोनों सही हैं। और ये ट्विंकल करते रहते हैं, तो असली में स्टार ट्विंकल थोड़ी ना करते हैं, वो तो हमें दिखता है बस। कलर ऑफ द सन रेड होता नहीं लेकिन दिखता है, साइज़ सन भी ऐसे डस्क में तो साइज़ इतना बड़ा सन हो जाता है, लेकिन वो उतना होता नहीं है ना, वो तो हमें सिर्फ दिखता है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये दोनों चीज़ तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, मून भी एग्जिस्ट करता है, पोल स्टार भी करता है, तो 3 और 5 नहीं होंगे। फिर रेनबो इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सनलाइट ऑफ अ रेन, देखो उसी सेम कॉन्सेप्ट पे, देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा गया है ऑप्टिकल इल्यूजन का, और सेम चीज़ यहाँ पूछ ली गई। अब रेनबो इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सनलाइट इज फॉल्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन होता है कि एक लाइट आ रही है, वाइट गई, उसमें से 7 कलर्स के निकल गए रेनबो, ठीक है, तो ये हो गया। रिफ्रैक्शन, तो लाइट अंदर जा रही है तो यहाँ से बेंड होगी, आगे निकलेगी, तो रिफ्लेक्शन हो गया। इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब पानी की बूंद है उसमें अंदर जाएगी तो अंदर से इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तो होगा, तो 1 2 3 तीन हो गया इसमें 90 में। मोस्टली ट्रांसप्लांटेड सेडलिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज द न्यू सॉइल डज नॉट फेवरेबल मिनरल्स, डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि फेवरेबल मिनरल्स, अगर फेवरेबल मिनरल्स डाल दिए तब भी ग्रो नहीं कर रहा, तो ये तो गलत बात है ना। मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर ग्रिप द न्यू सॉइल टू होल्ड, मोस्ट ऑफ द ग्रिप्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, लीव द डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, तो ये तो हटा दो। ये दोनों ऑप्शन सेम जैसी आ गई, बी और सी हमें मिल गई, तो अब बी और सी में ध्यान देना हमें पूरा, ठीक है। तो अब देखो मोस्ट ऑफ द सॉइल, न्यू सॉइल टू हार्ड, रूट ग्रिप्स द मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स ग्रिप द सॉइल टू हार्ड कर लेते हैं, तब तो उनको ग्रो करना चाहिए ना, यहाँ लिखा है डू नॉट ग्रो। मोस्ट ऑफ द हेयर रूट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, तो क्या पता लॉस्ट हो जाते हो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम रूट्स जो होते हैं, रूट हेयर्स, तो इसकी वजह से वो ग्रिप नहीं बन पाती, इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, लाइक, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट।
फिर आते हैं 92 पे। 92 क्या कहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एक कंट्री एक्स है वो नेसेसरी ग्रो करेगी। क्यों? अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रही, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कंट्री एक्स भी ग्रो करेगी। ऐसे तो भाई इंडिया को कब का ग्रो कर दिया जाना चाहिए था। वर्ल्ड की कोई कंट्री पुअर ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड तो ग्रो ही कर रहा है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है लेकिन भूखे नंगे वहाँ पे लोग हैं भाई, खाने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पॉपुलेशन ही ग्रो हो रही है, तो फिर मतलब थोड़ी ना इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी ना हो जाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन, ये ठीक चीज़ है। अगर कैपिटल फॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट। तो सिंपल से तीसरा हो जाएगा। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर से वही आ गया वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी पे चलो ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन उससे कंट्री एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं, राइट। वो तो वर्ल्ड के लिए हो रहा है ना, कंट्री एक्स को तो ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। जब देखो यहाँ पे लॉजिक से जाओगे आप थोड़ा, तो देयर इज़ यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, बट गलत हो जाएगा। तो लॉजिक भी लगाना है हमें, बट द सेंस उस स्टेटमेंट्स को पढ़ के लगाना है कि क्या वहाँ पे अगर हमने उस चीज़ को ट्रिक लगा रहे हैं, वो लॉजिक लगा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे अगर आप सिर्फ ये देखोगे इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो ये ट्रिक वाली हो जाएगी, ये ट्रिक है ये तो, कि इन द वर्ल्ड इकोनॉमी लिखा है, दोनों सेम है तो सही है। बट द ट्रिक तभी काम करेगी जब वो लॉजिक के साथ सब्सटेंट करो, इसमें आपको लॉजिक भी लगाना है कि क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लॉजिक के साथ ही ट्रिक काम करेगी, विदाउट लॉजिक ट्रिक भी फेल है आपकी, ठीक है। तो सी हो जाएगा। 93 पे आ जाते हैं। 93 क्या कहती है? वायरस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो हाँ ठीक है, वायरस के पास खुद के एंजाइम्स नहीं होते, एनर्जी नहीं होती। देखो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया होता वायरस वाला, वायरस फंगई वाला, वो वाला, उसमें भी मैंने बताया था सेम चीज़ ही, वही चीज़ देखो फिर से पूछ ली कि जनरेशन ऑफ एनर्जी, उनके पास खुद की एनर्जी जनरेट करने की नहीं होता, इसीलिए वो किसी को होस्ट पकड़ते हैं, किसी के कोई उनका एक होस्ट आ जाता है, फिर उससे वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ये पहला तो नहीं होगा, सही है। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, तो ये नहीं है, क्योंकि वायरस किसी भी कल्चर और सिंथेटिक मीडियम में नहीं हो सकता। वायरस को हमेशा नेचुरल मीडियम चाहिए होगा, ऐसा यूपीएससी मानती है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करके रखना। 2000 यही सेम ये जो स्टेटमेंट बनी है ना यहाँ पे, वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी, ये सेम क्वेश्चन बना के दे दिया गया इसको 2021 में, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। वायरस कैन बी कल्चर्ड, तो यूपीएससी मानती है कि वायरस को आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता सिंथेटिक मीडियम में, ठीक है। वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर बाय अ बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली, तो ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेक्टर है तो क्या पता बायोलॉजिकल वेक्टर की जगह फिजिकल वेक्टर से भी हो सके, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। जैसे कोरोना वायरस ही था, देख लो, कोरोना वायरस था, कोई चीखता था लाइक किसी ने कि फिर वो किसी वेक्टर पे, मान लो अगर किसी पेंसिल या पेन पे लगा हुआ और फिर वो पेन आपने ले ली, तो फिर वो आपके पास आ गया ना, फिर वो आपने मतलब इधर अगर टच हो गया तो फिर उससे आ जाएगा वो, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी होना है कि वो बायोलॉजिकल वेक्टर ही हो, फिजिकल वेक्टर भी हो सकता है वो, तो ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अगर इन द डेजर्ट एरिया टू लिमिट वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम करने के लिए कौन कौन से डेजर्ट एरिया में मॉडिफिकेशंस होती हैं? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, हाँ हो सकता है। वीव्स हार्ड, पानी कम है तो लीव्स हार्ड हो जाए, वैक्सी हो जाए ताकि पानी ज़्यादा ना जाए। टाइनी और नो लीव्स, हाँ लीव्स छोटी हो सकती हैं ताकि इवापोरेशन कम हो, राइट। जितनी छोटी लीव होंगी उतना ज़्यादा कम धूप पड़ेगी, उतना ज़्यादा कम इवापोरेशन होगा, तो ये भी सही हो गया। थॉर्न इंस्टेड ऑफ, तो थॉर्न्स ही आ गए, लीव्स रहे ही ना, राइट। तो ये भी हो जाए, कैक्टस होता है, कैरेक्टर में थॉर्न्स ही होते हैं, तो 1 2 3 तीनों हो सकता है डेजर्ट में। फिर द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इन 4 क्लास: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विद रेफरेंस टू देम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है। तो कह रहा है ग्रेविटी जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फोर, तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट है उन चारों में से, यार ये कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन द पार्टिकल विद इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ ये तो सही है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेस रेडियो एक्टिविटी, तो हाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसीलिए तो उसमें से क्या नाम है, वो वीक होता है तो रेडियो एक्टिविटी निकल जाती है उसमें से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो होल्ड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो हाँ इतना स्ट्रॉन्ग है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता होगा, राइट, इसीलिए तो उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और तो मतलब ये भी सही है, तो इसका मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट, राइट। तो आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बाइंड करके रख रहा है। सोचो स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब वो बाइंड करके रख रहा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो होना तो फिर डी चाहिए, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग तो फिर ये होना चाहिए। ग्रेविटी कैसे हो जाएगी? फिर द एफर्ट ऑफ
एक्सटेंस ऑफ द हिग्स बोसॉन पार्टिकल बिकम इन द न्यूज़ व्हाट आर डिस्कवरिंग। तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन पार्टिकल वो बताया जाता है पार्टिकल जिसमें क्या नाम है, मास है। तो ठीक है, वैसे बताते हैं कि मास क्यों होता है पार्टिकल में, उसके लिए डिस्कवरी की गई थी। इट इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। तो हाँ ठीक है, मास के लिए। इट विल इनेबल अस टू नीचर इन द नियर फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। तो बिना फिजिकल स्पेस को ट्रांसफर किए यार आप कह रहे हो कि मैं एक एटम को वहाँ तक पहुँचा दूंगा बिना फिजिकल स्पेस को पास करे, तो ये तो लग रहा है। और वो भी बात कर रहा है इनेबल अस टू इन द नियर फ्यूचर। तो अरे यार ये तो फिर नियर फ्यूचर की बात है ना, अभी तो ये आपको कंफर्म नहीं है ना कि आप बना सकते हो कि नहीं बना, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन द नियर फ्यूचर ये गलत होते हैं। ये आगे भी मैं आपको शो करूँगा कहाँ कहाँ पे स्टेटमेंट्स आती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है ना नियर फ्यूचर वाला। फिर क्या, इट विल इनेबल अस टू क्रिएट अ बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन। तो बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन तो कैसे हो जाएगा? ये हिग्स बोसॉन है, ये मास के लिए होता है, ये फिजिक्स के लिए पार्टिकल है, बस ऐसे ही स्टडी करने के लिए एटम्स के। तो इसका फ्यूल का न्यूक्लियर से तो कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो वन ओनली। फिर आ जाओ माइकोर्जियल बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन रिहैबिलिटिंग डीग्रेडेड साइट। रिहैबिलिट करना डीग्रेडेड साइट्स को, बिकॉज माइकोर्जिया इनेबल्स द प्लांट्स टू, माइकोर्जिया इनेबल करता है प्लांट को क्या क्या करने के, रेजिस्ट ड्रॉट, इंक्रीज एब्जॉर्टिव एरिया हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी है तो कुछ भी काम कर सकती है। टोलरेट एक्सट्रीम ऑफ पीएच तो कर सकती है। रेजिस्टेंट डिजीज इन्फेस्टेशन ये भी कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी है, क्या पता उसके अंदर ऐसे जीन्स डाले हो तो वो कर सके। तो राइट 1 2 3 सारे काम कर सकती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का देखो कितने क्वेश्चन आ गए एनडीसी के। एनडीसी आप देखो पहले कितने क्वेश्चन आते थे, अब तो नहीं आते। नीति आयोग बाद में आया, नीति आयोग के क्वेश्चन बने हैं काफ़ी सारे। तो फाइनेंस कमीशन क्यों होगा यार प्लानिंग के लिए, ये बताओ। फाइनेंस कमीशन का तो काम ही नहीं है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, इसको काट के इन्होंने फाइनेंस कमीशन डाल दिया बस। मिनिस्टर कैबिनेट हो सकता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हेड होता है एनडीसी का, राइट। तो ये क्या हो गया, तो बाकी बच गए कौन से 1 2 3, तो 1 3 4 ये हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन का काम सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है, वो भी किसका, डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस, ग्रांट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें देना, ठीक है। बाकी उसके अलावा प्लानिंग वगैरह में कहीं पे भी काम नहीं आता। फिर द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री गिवन पीरियड इक्वल टू द किसका, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो नहीं होगा क्योंकि नेशनल इनकम की बात कर रही है। नेशनल इनकम है तो उसमें फिर आपकी रेमिटेंसेज वगैरह भी आ जाएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट भी हो जाएगा। सम ऑफ और पर्सनल इंडिविजुअल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम तो इसमें कॉर्पोरेट की ऐड ही नहीं की गई है, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी हैं इसमें, बाकी भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें ऐड नहीं है। तीसरा भी कैंसिल, बच गए आप डी और ए में 50-50 चांसेस में आप आ जाओगे कि इन दोनों में से कोई चूज़ करना पड़ेगा, ई बाई द नेशनल्स या फिर मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। बाई यहाँ पे बाई नेशनल्स लिखा है कि ठीक है, तो नेशनल्स तो वो भी हो जाएंगे जो आपके सिटीजन हैं या फिर नहीं है, या फिर कोई मान लो कोई एक है इंसान उसकी नेशनैलिटी इंडियन है लेकिन वो सिटीजन कहाँ का है, वो सिटीजन है अमेरिका का, राइट। तो उसकी इनकम यहाँ इंडिया में थोड़ी ना काउंट होगी, तो वो तो कहीं और के लिए होगी, वो तो यूएस के लिए होगी, वो कि वहाँ का सिटीजन है, तो ये तो गलत हो जाएगा ये। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड, रीजनल रूरल बैंक हाँ कर सकती है। नाबार्ड, NABARD हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो ये तो नहीं करती क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सारी और बैंक को सुपरवाइज़ करना, ठीक है। नाबार्ड का काम लोन बांटना नहीं होता रूरल हाउस होल्ड्स को। लैंड डेवलपमेंट बैंक तो ये हो सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक LDB ये दोनों हो सकते हैं, नाबार्ड नहीं हो सकता। क्या आ जाएगा 1 and 3 ओनली आपका। बाकी अगर ऐसे समझना है तो ओनली 2 पेयर लगा के आना, ठीक है। इसमें भी देखो 4 ऑप्शन है तो ओनली 3 पेयर है, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे चलो और सारे 3 है क्योंकि ऑप्शंस अपने को पता है कि 3 में से कोई ऐसा मिल नहीं रहा जिसको आप काट सको। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टोलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, लेकिन यहाँ पे बात किसकी गई है, तो बायोटेक्नोलॉजी की बात की गई है, ठीक है। और देखा रिहैबिलिट डिग्रेडेड साइट्स, तो डिग्रेडेड साइट्स में क्या पता है वहाँ पे पीएच वैसे ही ऑलरेडी हाई हो तो इसलिए लगाया जा रहा हो, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो नेचुरल तो है नहीं तो कुछ भी कर सकता है वो, तो इसलिए क्या हो गया, पूरे हो गए। तो ये तो कोई 100 क्वेश्चन फिर डिस्कस कर दिए। तो आज अपना कौन सा 2013 का भी ये पेपर हो गया है, ठीक है। अब 2014 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको कर लो, एनालिसिस करते रहो, क्वेश्चंस में ये ध्यान देते रहो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा गलत हो रहे हैं क्वेश्चन के। ऑप्शंस में मत जाओ, देखो ये जो ऑप्शंस है ना, ये नीचे वाले, ये वाली जो चीज़ है ये यूपीएससी कभी भी चेंज कर सकती है। इसके ऊपर कभी बैठ के अपना एलिमिनेशन 2022 में जब लोग 23 का पेपर जब लोग दे के आए
तो कह रहे एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन ख़त्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, रो रहे थे। क्योंकि उन्होंने एलिमिनेशन सीखा कहाँ से था, यहाँ से एलिमिनेशन करा ही नहीं जाता ना। एलिमिनेशन कहाँ से होता है, यहाँ से। ये चीज़, इस चीज़ पे ध्यान देना। ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये वाला, ये चीज़, इन चीज़ों पे जब आप ध्यान दोगे ना एलिमिनेट करने के लिए, जैसे ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शंस में मत जाओ, आप ऑप्शन छोड़ दो, आप सीधे इसमें से जाओ कि इसमें से क्या क्या सही हो सकता है। ये जो है ये 3 पार्ट, ठीक है। जब आप इसमें से करना सीख जाओगे तो फिर उस ऑप्शन का मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर वहीं पर आपका मेन गेम ही होता है। ये चीज़ आप करना सीख गए तो आप समझ लो 50,000 में आप आ जाओगे। जितने लोग कम्पीट कर रहे हैं ना, 6 लाख लोग जो लोग एग्ज़ाम बैठते हैं देने के लिए, उसमें से 50,000 में आप आ जाओगे अगर आपने ये स्टेटमेंट्स वाला फैक्टर सीख लिया कि स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे आना है, ठीक है। बाकी डाउट्स वगैरह इसमें देखते रहो कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एक्सट्रीम वर्ड्स है जहाँ पे यूपीएससी हमेशा गलत करती है। जैसे अभी मैंने बताया एक नियर फ्यूचर वाला वर्ड्स, ठीक है, वो गलत होता है मोस्टली टाइम्स। तो ऐसी जो एक्सट्रीम वर्ड्स है जो मोस्टली टाइम गलत हो रहे हैं, या फिर कहाँ पे यूपीएससी सही कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो और उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करते रहो। तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे समझ। क्वेश्चन देखो कितने सारे रिपीट होते हैं। एनडीसी हो गया, कितनी बार रिपीट हो गया, प्लानिंग कमीशन, एफडीआई, एफएफआई, राइट, कैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारी चीज़ें कितनी बार यूपीएससी पूछ चुकी है। पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्शन, यूपीएससी पूछ रहे। तो इन सारी चीज़ों को, टॉपिक को थोड़ा अच्छे से रिवीजन करके पढ़ के जाना। ओके, चलो बाय।